8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे पूरा भारत अपने अपने घरों में था। कोई रात का खाना बना रहा था, कोई बच्चों को सुला रहा था, कोई टीवी देख रहा था। एक सामान्य मंगलवार की शाम, लेकिन उस रात समय थम जाने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अचानक हर टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया। आवाज गंभीर थी, शब्द सदे हुए थे और जो कहा गया वो 130 करोड़ लोगों ने एक साथ सुना। लेकिन शायद ही किसी ने उस पल सोचा हो कि ये घोषणा उनकी जिंदगी को किस तरह बदलने वाली है। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद, 3 शब्द और पूरे देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। एटीएम बंद, बैंक बंद, लोगों की जेब में पड़े नोट अगले कुछ घंटों में कागज के टुकड़े बन जाने वाले थे। उस रात किसी को नींद नहीं आई, न दिल्ली में, न मुंबई में, न किसी छोटे से गांव में। सवाल एक ही था, ये हुआ क्या है और क्यों? लेकिन असली सवाल ये नहीं था। असली सवाल था इस फैसले के पीछे की असली कहानी क्या है। वो कहानी जो सरकारी भाषण में नहीं थी, वो सच जो अखबारों की सुर्खियों में दब गया, वो तस्वीर जो कभी पूरी नहीं बताई गई। ये उसी कहानी का दस्तावेज है। 9 नवंबर 2016 सुबह के 5 बजे बैंकों के बाहर लाइनें लग चुकी थी। ऐसी लाइनें जो इस देश ने शायद आजादी के बाद कभी नहीं देखी थी। बुजुर्ग माएं जिनके पैरों में ताकत नहीं थी, वो भी खड़ी थी। मजदूर जिनके पास दिन की मजदूरी का एकमात्र 1000 का नोट था, वो भी खड़े थे। किसान जिन्होंने फसल बेचकर कुछ नोट रखे थे अगले बीज के लिए, वो भी। एटीएम के बाहर सैकड़ों लोग, और जब एटीएम खुला तो या तो खाली था या नए नोट ही नहीं आए थे। बाजार में सन्नाटा था। दुकानें खुली थीं लेकिन ग्राहक नहीं थे। जिसके पास पुराने नोट थे वो खर्च नहीं कर सकता था, जिसके पास नए नोट थे वो थे ही नहीं। छोटे कारोबारी हैरान थे। ठेले वाले, रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाले, जिनका पूरा काम कैश में चलता था, उनके सामने जैसे जमीन खिसक गई थी। एक छोटे से चाय के दुकानदार ने उस दिन कहा था, साहब मेरे पास 2000 रुपए थे, अब वो बेकार है, घर में आटा नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, देश भर में ऐसे लाखों लोग थे। और ये सिर्फ असुविधा नहीं थी, ये जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया था कईयों के लिए। अस्पतालों ने पुराने नोट लेने से मना किया, दवाइयां नहीं मिली, शादियां रुक गई। और इस सब के बीच सरकार कह रही थी ये सब देश के लिए जरूरी है। पर क्यों इतनी जल्दी, इतनी गोपनीयता से? अगले 48 घंटों में भारत की तस्वीर बदल गई। टेलीविजन पर बहसें थीं, कुछ लोग कह रहे थे ये क्रांतिकारी कदम है, भ्रष्टाचार का नाश होगा, काला धन बाहर आएगा, आतंकवाद की फंडिंग रुकेगी, पाकिस्तान के नकली नोट बंद होंगे। और दूसरी तरफ आम आदमी की कहानियां थीं। राजस्थान के एक गांव में एक बुजुर्ग किसान ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया क्योंकि उसके पास सिर्फ पुराने नोट थे और पास में कोई बैंक नहीं था। उत्तर प्रदेश में एक मजदूर की पत्नी ने प्रसव के दौरान इलाज नहीं मिलने से दम तोड़ा क्योंकि अस्पताल ने पुराने नोट नहीं लिए। महाराष्ट्र में एक छोटे व्यापारी ने खुद को खत्म कर लिया, कर्ज था, नकदी नहीं थी। ये खबरें थीं, लेकिन इन खबरों को उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और तभी कुछ पत्रकारों, अर्थशास्त्रियों और विपक्षी नेताओं ने एक और सवाल उठाया जो असली था। अगर नोटबंदी का मकसद काला धन पकड़ना था तो क्या भारत में काला धन सच में नोटों के रूप में रखा जाता है? अगर मकसद आतंकवाद रोकना था तो क्या नए नोट आने के बाद नकली नोट बंद हो गए? और अगर मकसद डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना था तो क्या गांव वाले किसान जिसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है वो डिजिटल पेमेंट कैसे करेगा? सवाल उठ रहे थे और सरकार के जवाब बदलते जा रहे थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उनका सबसे बड़ा चुनावी वादा था विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। ये वादा लाखों लोगों ने सुना था, लाखों ने इस पर भरोसा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद जब वो विदेशी काला धन नहीं आया तो ध्यान घरेलू काला धन की तरफ मुड़ा। 2016 की शुरुआत में ही आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन आरबीआई ने कहा था इस नीति के लिए कम से कम 1 साल की तैयारी चाहिए। नए नोट छापने होंगे, एटीएम बदलने होंगे, लॉजिस्टिक्स तैयार करनी होगी। लेकिन वो तैयारी नहीं हुई। बाद में आरटीआई और संसदीय सवालों से पता चला आरबीआई के बोर्ड को नोटबंदी के बारे में सिर्फ 1 दिन पहले बताया गया था। 7 नवंबर को बोर्ड की बैठक बुलाई गई और 8 नवंबर को घोषणा हो गई। इतना बड़ा फैसला, इतनी कम तैयारी, और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या यह फैसला सच में आर्थिक सुधार के लिए था या इसके पीछे कोई और खेल था? 5 राज्यों के चुनाव आने वाले थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। क्या इसका भी कोई संबंध था? इतिहास के पन्ने पलटे तो नोटबंदी पहले भी हुई थी इस देश में, 1946 में, 1978 में, लेकिन उस स्तर पर, उस गति से, इतने बड़े पैमाने पर यह पहली बार था। अब एक जरूरी सवाल, काला धन आखिर होता क्या है और क्या वो सच में नोटों में रखा जाता है? अर्थशास्त्री बताते हैं भारत में काला धन का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में है, सोने में, विदेशी बैंकों में है, और नकद के रूप में जो है वो कुल काले धन का महज 6% अनुमान है। यानी नोटबंदी से जिस बड़े काले धन को निशाना बनाने का दावा था वो इस तरीके से पकड़ा ही नहीं जा सकता था। और फिर हुआ क्या? आरबीआई की अंतिम रिपोर्ट आई 2018 में, जिसमें बताया गया कि बंद किए गए 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोटों में से 15.331 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए। यानी सिर्फ 0.87% नोट वापस नहीं आए। सरकार ने कहा था काला धन रखने वाले अपने नोट बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनसे हिसाब मांगा जाएगा। लेकिन जो 99% से ज्यादा नोट वापस आ गए वो कैसे आए? क्या सबका हिसाब था? नहीं। और यहाँ आती है वो कहानी
जो सबसे दर्दनाक है। जिन लोगों ने काला धन रखा था उनके पास या तो पहले से नए नोट मिल चुके थे या उन्होंने अपने पुराने नोट छोटे छोटे लोगों के जरिए बदलवा लिए। जनधन खातों में अचानक करोड़ों रुपए आ गए, जो असल में गरीबों के नाम पर अमीरों का पैसा था। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। मोदी ने कहा था, मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए, अगर इस दौरान मुझसे कोई गलती हो तो जो सजा देना हो दे देना। 50 दिन, और उन 50 दिनों में भारत ने जो देखा वो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बैंकों में हजारों की संख्या में लोग रोज लाइन में खड़े रहते थे। कुछ लोग घंटों खड़े रहकर बेहोश हो जाते थे। कुछ बुजुर्गों की लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों से अलग कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने दावा किया, नोटबंदी के 50 दिनों में 100 से ज्यादा लोग नोट बदलने से जुड़े कारणों से मारे गए। ग्रामीण भारत की स्थिति सबसे भयावह थी। वो भारत जो आज भी 60% कैश पर निर्भर है, उसे कहा गया डिजिटल बनो। लेकिन जहां बिजली नहीं, इंटरनेट नहीं, स्मार्टफोन नहीं, वहां डिजिटल कैसे होते? छोटे उद्योग तबाह हो गए। टेक्सटाइल हब, लेदर इंडस्ट्री, छोटे मैन्युफैक्चरर्स, जहां ज्यादातर काम कैश में होता था, वहां लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। कृषि क्षेत्र, जहां किसान को बीज, खाद, मजदूरी सब कैश में करना होता है, वहां सीजन बर्बाद हो गया। जीडीपी पर असर पड़ा, तिमाही विकास दर गिरी, और विशेषज्ञ कहते हैं असली नुकसान आंकड़ों में भी नहीं दिखता, क्योंकि असंगठित क्षेत्र का डेटा कभी पूरी तरह कैप्चर नहीं होता। 50 दिन बाद मोदी ने कहा, आपने मुझे 50 दिन दिए, आभारी हूं, लेकिन जो वादे थे वो कहां गए? जब धुआं थोड़ा छटा तो कुछ और तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर, नए नोट और पुराने एटीएम। नए 2000 रुपए के नोट का साइज अलग था, लेकिन देश भर के एटीएम मशीनें पुरानी साइज के लिए बनी थी। यानी एटीएम को रिकैलिब्रेट करना था, जिसमें महीनों लगते। और ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर होता तो राज खुल जाता। दूसरी तस्वीर, जो बड़े लोग बचे रहे। कुछ बड़े उद्योगपतियों के पास नोटबंदी से पहले ही नए नोट आने की खबर थी, ऐसे आरोप लगे। विपक्ष ने संसद में सवाल उठाए। कुछ सहकारी बैंकों में जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े थे, घोषणा के बाद भी पुराने नोट जमा होते रहे। तीसरी तस्वीर, गोपनीयता का खेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने, जो उस समय तक पद छोड़ चुके थे, बाद में एक किताब में लिखा कि उन्हें नोटबंदी की सलाह देने के लिए कहा गया था। उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, पर वो शर्तें पूरी नहीं की गईं। उन्होंने लिखा, तैयारी के बिना ये कदम बहुत जोखिम भरा था। और चौथी तस्वीर, शायद सबसे चौंकाने वाली, जब नोटबंदी हुई उस समय जीडीपी में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 45% थी। नोटबंदी ने इस पूरे अनौपचारिक क्षेत्र की कमर तोड़ दी, और उसके कुछ ही महीने बाद जीएसटी लागू हो गई। दो बड़े आर्थिक झटके एक साथ। अर्थशास्त्री अब भी बहस करते हैं, क्या ये संयोग था या रणनीति? और अब वो सवाल जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। नोटबंदी के घोषित लक्ष्य थे 4: कालाधन खत्म करना, नकली नोट रोकना, आतंकवाद की फंडिंग काटना और डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना। अब आंकड़े देखिए। कालाधन, आरबीआई ने खुद माना कि 99% नोट वापस आ गए। इनकम टैक्स विभाग ने जो जांचें की, उनमें पकड़ा गया कालाधन कुल जमा हुए पैसों का एक बेहद छोटा हिस्सा था। नकली नोट, नोटबंदी के बाद जब 2000 रुपए के नए नोट आए, उनके भी नकली नोट बाजार में आ गए, महज कुछ महीनों में। आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं नोटबंदी के बाद कुछ समय के लिए कम हुई। इसे सरकार ने सफलता बताया, लेकिन बाद में आतंकवादी घटनाएं फिर बढ़ी। डिजिटल अर्थव्यवस्था, ये एकमात्र क्षेत्र था जहां कुछ हद तक सफलता मिली। पेटीएम, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट में उछाल आया, पर विशेषज्ञ कहते हैं ये उछाल अस्थायी था, और कुछ महीनों में कैश का इस्तेमाल फिर नोटबंदी से पहले के स्तर पर आ गया। तो फिर असली मकसद क्या था? कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं राजनीतिक। विपक्षी पार्टियों के पास कैश था चुनावों के लिए, नोटबंदी ने उन्हें कमजोर किया। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। क्या ये महज संयोग था? कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे बड़े कॉर्पोरेट का खेल था। कैशलेस अर्थव्यवस्था में बड़े टेक कंपनियों और बैंकों का फायदा था। सच शायद इन सब का मिश्रण है, और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि हम अभी तक पूरी सच्चाई नहीं जानते। नोटबंदी के बाद का भारत पहले जैसा नहीं रहा। कुछ चीजें बदली। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की जड़ें जम गई। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस वाले देशों में शामिल है। ये एक सच्ची उपलब्धि है, चाहे रास्ता जितना भी दर्दनाक रहा हो। लेकिन जो नहीं बदला वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। काला धन आज भी है, भ्रष्टाचार आज भी है, अमीर और गरीब के बीच खाई और चौड़ी हुई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है नोटबंदी के बाद के वर्षों में भारत में असमानता बढ़ी है। जो लोग सबसे ज्यादा मारे गए वो थे जो कभी भ्रष्टाचारी नहीं थे। वो मजदूर जिसकी दिहाड़ी रुक गई, वो किसान जिसकी फसल बर्बाद हुई, वो छोटा दुकानदार जिसका कारोबार बंद हुआ, वो बुजुर्ग जो घंटों लाइन में खड़ा रहा, वो बच्ची जिसकी शादी रुक गई क्योंकि कैश नहीं था। इन लोगों ने नोटबंदी का दर्द सबसे ज्यादा सहा, और इन्हें सबसे कम मुआवजा मिला। अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा उससे उबरने में वर्षों लगे। IMF, वर्ल्ड बैंक और भारतीय अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नोटबंदी ने भारत की विकास दर को कम से कम 1-2% तक धीमा किया, और ये प्रभाव अगले कई साल तक रहा। फिर जीएसटी आई, फिर कोविड आया। भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जो करोड़ों गरीबों की रीढ़ थी, एक के बाद एक झटके सहती रही, और नोटबंदी उस सिलसिले का पहला सबसे बड़ा झटका था। इतिहास के पन्नों में नोटबंदी एक नीति के रूप में दर्ज होगी, लेकिन इंसानियत के पन्नों में वो चेहरे दर्ज होंगे जो हम नहीं भूल सकते। राजस्थान के एक गांव की वो 70 साल की दादी जो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 20,000 रुपए एक पुरानी डिब्बी में रखती थी। जब उसने सुना कि नोट बंद हो गए
तो वो रात भर रोती रही। उसे बैंक का रास्ता नहीं पता था, उसके पास आधार कार्ड नहीं था, उस दादी का नाम किसी सरकारी रिपोर्ट में नहीं है। बिहार के एक मजदूर की कहानी जो दिल्ली में काम करता था, जिसने 3 महीने की मेहनत का पैसा जमा किया था अपने बच्चे की फीस के लिए। नोटबंदी के बाद वो पैसा बेकार हो गया, उसका बच्चा उस साल स्कूल नहीं जा सका। उस बच्चे का भविष्य किसी जीडीपी आंकड़े में नहीं दिखता। मुंबई की एक छोटी सी दुकान जो एक परिवार ने 30 साल में खड़ी की थी, नोटबंदी के बाद 6 महीने में बंद हो गई। उस परिवार के सपने किसी नीति दस्तावेज में दर्ज नहीं है। यही है नोटबंदी का असली सच, जो नंबरों में नहीं है, जो भाषणों में नहीं है। वो सच उन हाथों में है जो लाइन में खड़े थे, उन आंखों में है जो एटीएम के आउट ऑफ कैश बोर्ड को देखकर रोई थी, उन बच्चों में है जिन्होंने उस दौर में अपने माँ बाप को टूटते देखा था। इतिहास बड़े लोगों के फैसलों से बनता है, लेकिन इतिहास का बोझ छोटे लोग उठाते हैं। नोटबंदी इस सच का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक उदाहरण थी। और जब तक ये सवाल नहीं पूछा जाएगा किसके लिए, तब तक ऐसे फैसले होते रहेंगे और उनका बोझ हमेशा की तरह वो उठाएंगे जिनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है।